हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं कक्षा 9 का एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स जो पहला अध्याय है, इसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इसको मैं एक एक पेज से इम्पोर्टेंट पॉइंट को निकाला हूं और उसके नोट्स के फॉर्म में दूंगा आपको, और अच्छे से आप इसको समझेंगे, आप भी नोट्स बनाते जाएंगे। या आपको इस पूरे बुक के नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ जाएंगे, वहां आसानी से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पालमपुर की कहानी। पालमपुर की कहानी। तो इस अध्याय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पालमपुर नामक काल्पनिक गांव के माध्यम से समझाया गया है। यानी पूरे ग्रामीण इकोनॉमिक्स को यानी अर्थव्यवस्था को जो है किसके रूप में, पालमपुर नामक एक काल्पनिक गांव के माध्यम से समझाया गया है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कहाँ का? पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है। उत्पादन के साधनों एवं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं आज उत्पादन क्या है, उत्पादन के चार कारक कौन कौन से हैं, आधुनिक खेती होती है तो किस प्रकार से होती है, गैर कृषि गतिविधियां कौन कौन सी है, ग्रामीण का विकास कैसे होगा। इन सभी चीज को आज हम इस अध्याय में सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा पालमपुर गांव की कहानी का परिचय, यानी पालमपुर गांव का परिचय। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। कैसा गांव है? काल्पनिक गांव है। गांव सड़क द्वारा निकटवर्ती कस्बे से जुड़ा हुआ है। गांव जो है किसके द्वारा? सड़क के द्वारा निकटवर्ती कस्बे से जुड़ा हुआ है। बिजली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। किस गांव में? पालमपुर गांव में। अधिकांश लोग खेती करते हैं, यानी पालमपुर में रहने वाले अधिकांश लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। कुछ लोग डेयरी, दुकानदारी, परिवहन एवं छोटे उद्योगों से जुड़े हैं। यानी कुछ लोग जो है डेयरी फार्म चला रहे हैं, कुछ लोग दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ लोग परिवहन चला रहे हैं यानी गाड़ी चलाने का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग छोटे उद्योग चला रहे हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है कि कृषि मुख्य व्यवसाय है, यानी पालमपुर गांव की मुख्य व्यवसाय कृषि है। सिंचाई की सुविधा है, आधुनिक खेती हो रही है, अन्य आर्थिक गतिविधियां भी हो रही है पालमपुर गांव में। अब है हमारा उत्पादन। कौन सा टॉपिक आ गया? उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। सिंपल सा चीज है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्पादन किसे कहते हैं, तो जवाब आना चाहिए वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। अब उत्पादन का उद्देश्य क्या है भाई? तो प्रोडक्शन का उद्देश्य जो होता है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बिल्कुल, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आय एवं रोजगार उत्पन्न करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जैसे किसी भी चीज का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा चित्र दिया गया है, इस चित्र के माध्यम से अगर हम समझे कि उत्पादन, अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक फैक्ट्री मैंने डाला और इसमें बुक बन रहा है। क्या बन रहा है? बुक बन रहा है। और आपकी और हमारी आवश्यकता जो है, नीड जो है, वो बुक है। क्या है? बुक है। तो ये देखिए, मानव की आवश्यकता है, ये हमारी आवश्यकता है ना, तभी तो उत्पादन किया गया बुक। इससे क्या है? आय एवं रोजगार उत्पन्न हुआ। अब इस बुक को बनाने में जो लोग काम में लगे उनको तो रोजगार मिल गया, उसको क्या हो गया? रोजगार मिला। और जो ये बुक बनवा रहा है, जिसकी फैक्ट्री है, मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, तो इससे कहीं ना कहीं इनकम भी होगा, इनकम भी होगा। तो यहाँ से क्या हो गया? हमें आय भी आ गया, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो अब यहाँ से जो पैसा आ रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब है उत्पादन के चार प्रमुख घटक। उत्पादन के कितने घटक हैं? तो चार है। सबसे पहला आता है हमारा इसमें भूमि यानी लैंड, दूसरा आता है श्रम यानी लेबर, तीसरा आता है पूंजी यानी कैपिटल, चौथा आता है उद्यम यानी इंटरप्राइज। ये चारों चीज जो है हमारे उत्पादन के प्रमुख घटक हैं। अब इसमें सबसे पहला हम भूमि को देखेंगे। किसको देखेंगे? भूमि को। उत्पादन का प्रथम घटक जो है हमारा भूमि। जब हम उत्पादन करेंगे तो भूमि सबसे पहले चाहिए ही होता है। भूमि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। कैसा साधन है ये? प्राकृतिक साधन है, बिल्कुल। कृषि पूरी तरह भूमि पर निर्भर होती है। देखिए यहाँ जो एक छोटा सा चित्र दिया गया है कृषि का, बिल्कुल कृषि कहाँ? भूमि पर निर्भर करती है।
भूमि की मात्रा सीमित होती है। भूमि की मात्रा क्या है? सीमित होती है। भूमि की उर्वरता उत्पादन को प्रभावित करती है। बिल्कुल, अगर जमीन जो है उपजाऊ, उर्वरता नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, तो उत्पादन नहीं होगा, अच्छा उत्पादन, अच्छा खेती नहीं हो पाएगा। लेकिन भूमि में उर्वरता है तो उत्पादन भी अच्छा होगा। महत्व, अब इसके महत्व को देखते हैं, भूमि के महत्व को। तो फसल उत्पादन, बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल। आर्थिक गतिविधियों का आधार है, तो सही बात है, आर्थिक गतिविधियों का आधार क्या है? भूमि है। अब दूसरा जो कारक है हम उसको देखते हैं। दूसरा कारक है श्रम, यानी लेबर। उत्पादन कार्य करने वाले लोगों को, उत्पादन कार्य करने वाले लोगों को श्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। यानी जो भी उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं उनको हम श्रम कहते हैं, यानी लेबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। श्रम शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का कार्य हो सकता है। बिल्कुल, श्रमिक जो है शारीरिक भी हो सकते हैं, फिजिकल भी वो वर्क कर रहे हैं और मेंटली भी वो वर्क कर रहे होते हैं, दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। कुशल श्रमिक अधिक उत्पादन करते हैं। जो कुशल श्रमिक होते हैं, अच्छे लेबर होते हैं, वो अधिक उत्पादन करते हैं। अब है श्रम का महत्व क्या है? तो उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ाता है, आय उत्पन्न करता है और आर्थिक विकास में योगदान देता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चित्र दिया गया है। यहाँ पे जो है मेंटली भी लोग काम कर रहे हैं और ये क्या है? शारीरिक रूप से भी काम कर रहे हैं। अब आता है उत्पादन का तीसरा कारक, पूंजी। क्या आता है? पूंजी। तो कैपिटल की बात करें तो पूंजी दो प्रकार की होती है। पूंजी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है स्थिर पूंजी, यानी फिक्स्ड कैपिटल। तो स्थिर पूंजी में आ जाएगा हमारा ट्रैक्टर, मशीन, भवन, उपकरण। ये सभी जो है आ जाएंगे किस में? स्थिर पूंजी में आ जाएंगे। देखिए यहाँ चित्र भी दिया गया है, ट्रैक्टर, भवन, ये सभी का स्थिर पूंजी है। दूसरा है हमारा कार्यशील पूंजी, यानी वर्किंग कैपिटल। नंबर 1 हो जाएगा बीज, हो जाएगा उर्वरक, हो जाएगा कीटनाशक, हो जाएगा नगद धन, हो जाएगा। ये सभी जो है हमारा कार्यशील कैपिटल है, यानी वर्किंग कैपिटल है। और ये जो था हमारा फिक्स्ड कैपिटल था। दोनों प्रकार की पूंजी उत्पादन के लिए आवश्यक है, यानी स्थिर पूंजी भी और कार्यशील पूंजी भी उत्पादन के लिए आवश्यक है। अब है हमारा उत्पादन का चौथा कारक। उत्पादन का चौथा कारक, तो उत्पादन का चौथा कारक जो है हमारा उद्यम है, यानी इंटरप्रेन्योर है। जो व्यक्ति उत्पादन की योजना बनाता है तथा सभी संसाधनों का उचित उपयोग करता है उसे उद्यमी कहते हैं। जो व्यक्ति उत्पादन की योजना बनाता है तथा सभी संसाधनों का उचित उपयोग करता है उसे उद्यमी कहते हैं। उद्यमी के कार्य क्या है? उद्यमी के कार्य जो है भूमि की व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था, श्रमिकों की नियुक्ति, पूंजी की व्यवस्था, लाभ एवं जोखिम का वहन, उत्पादन का प्रबंधन, ये सारा चीज जो है उद्यमी के कार्य हैं। अब अगला आता है हमारा खेती कैसे की जाती है। खेती कैसे की जाती है? तो खेती कैसे की जाती है इसको समझेंगे। सबसे पहले भूमि तैयार किया जाता है। मान लीजिए ये क्षेत्र है ना, इसको हम खेत से जुताई करेंगे। पहले क्या होगा? खेत से जुताई और मिट्टी हल्का करेंगे। ये हुआ, पहले भूमि तैयार की जाती है, फिर अच्छे बीज बोए जाते हैं। फिर इसमें क्या किया जाता है? अच्छे बीज को बोया जाता है। फिर सिंचाई की जाती है, फिर पानी पटाया जाता है, उर्वरक एवं खाद का उपयोग किया जाता है, खरपतवार एवं कीट नियंत्रण किया जाता है। खरपतवार एवं कीट नियंत्रण कहने का तात्पर्य ये हो गया, यहाँ पे अगर मान लिया जाए इसमें मक्का बोया गया है, उसके नीचे में छोटे छोटे घास हो जाते हैं, जिससे क्या है? मक्के को मिलने वाले पोषक तत्व को वो ग्रहण कर लेता है, छीन लेता है, जिससे उसको कम पोषक मिलता है। इसीलिए उसको जो है खरपतवार का नियंत्रण करना होता है। कुछ कीट फंगस लग जाते हैं जिससे फसल को नुकसान होता है, उस पर ध्यान देना होता है। फसल पकने पर कटाई एवं भंडारण किया जाता है। फसल पकने पर क्या है? पकने पर, ये देखिए यहाँ चित्र दिया गया है, फसल पकने पर कटाई एवं भंडारण किया जाता है। अब आधुनिक खेती की बात किया जाए तो HYV बीज, यानी हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरक यूरिया, DAP इसका इस्तेमाल कर रहा है और ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर से नहीं होता था, बैल से करते थे हम लोग। थ्रेसर, अभी अनाज को साफ सुथरा करने के लिए हम थ्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्वेस्टर, सिंचाई के आधुनिक साधन अभी आ गए हैं। पहले सिंचाई के लिए हम लोग किस पर आश्रित थे? वर्षा पर आश्रित थे। फिर अभी हम इतने डेवलप हो गए कि नलकूपों के माध्यम से मोटर लगा करके खेतों की सिंचाई करते हैं। अब है आगे हमारा बहु फसल प्रणाली। कि बहु फसल प्रणाली आखिर है क्या?
है ना। तो एक ही भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना बहुफसल प्रणाली कहलाती है। सिंपल सा चीज है कि एक ही भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना बहुफसल प्रणाली कहलाती है। पालमपुर में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के कारण किसान वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाते हैं। कितने फसल? 2 से 3 फसल उगाते हैं। इससे भूमि का बेहतर उपयोग होता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है। बिल्कुल, जब एक से अधिक बार हम फसल उगाएंगे तो उससे क्या होगा? इनकम होगा, मनी आएगा, तो स्वाभाविक है कि हमारा विकास होगा। अब मुख्य लाभ क्या है? तो उत्पादन बढ़ता है, आय बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, भूमि का पूरा उपयोग होता है। उदाहरण धान, गेहूं, चारा, फल। ये देखिए, यह चित्र दिया गया है, ये हमारा इधर वाला धान है, ये गेहूं है और ये चारा फसल है। क्या है? चारा फसल, यानी गाय भैंस को खाने के लिए जो चारे के रूप में इस्तेमाल होता है वो फसल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है आधुनिक खेती की गतिविधियां। आधुनिक खेती की गतिविधियों की बात किया जाए तो उच्च उपज वाले बीज यानी HYV सीड्स का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में जो आधुनिक खेती है, ट्रैक्टर, थ्रेसर एवं हार्वेस्टर जैसी मशीनों का उपयोग करते हैं, ट्यूबवेल एवं पंप सेट द्वारा सिंचाई करते हैं। अब इससे लाभ क्या है? आधुनिक खेती से, आधुनिक खेती की जो विधि है, इससे लाभ क्या है कि कम समय में अधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल। श्रम की बचत होती है। बिल्कुल। किसानों की आय में वृद्धि होती है, कृषि अधिक लाभदायक बनती है। तो ये हमारा आधुनिक खेती की विधियां हैं और इससे होने वाले लाभ हैं। अब हमारा आधुनिक खेती की समस्या क्या है? अब लाभ है तो कहीं ना कहीं फिर समस्याएं भी होंगी। तो समस्या है कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरता घटती है। बिल्कुल। अभी जो हम एकदम अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं रासायनिक खाद का, तो उससे क्या है? भूमि की उर्वरता घटती जाती है। भूजल स्तर में कमी आ रही है। बिल्कुल। भूजल स्तर में क्या है? कमी आ रही है। ग्राउंड वाटर जो है नीचे जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। बिल्कुल। उत्पादन लागत बढ़ती जाती है। उत्पादन लागत क्या है? बढ़ती जाती है। छोटे किसान आधुनिक तकनीक आसानी से नहीं अपना पाते हैं। बिल्कुल। अब इसका समाधान कैसे करेंगे? ये सारी समस्या है, तो हम खाद में रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करके जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। जैविक खाद में गोबर हो गया है ना, कचरे से बना हुआ खाद हो गया। जल संरक्षण यानी जल का हम बचाव करेंगे। संतुलित उर्वरकों का उपयोग करेंगे। आधुनिक तकनीक का सही उपयोग करेंगे। ये है समाधान। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात किया जाए तो भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1960 के दशक में। आप इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। इसका उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना था। अब मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो HYV हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करना, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करना, सिंचाई, आधुनिक मशीनें, ये सभी जो है इसकी विशेषताएं हैं। किसके? हरित क्रांति के विशेषताएं हैं। क्या? HYV बीज है, रासायनिक उर्वरक है, सिंचाई है, आधुनिक मशीनें हैं। अब इसके लाभ देखते हैं। हरित क्रांति के लाभ तो उत्पादन में वृद्धि हुआ, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हुआ, किसानों की आय में वृद्धि हुई। ये जो है लाभ है। अब इससे कहीं ना कहीं लाभ हुआ तो हानि भी होगा। तो हरित क्रांति से हानि, भूमि की उर्वरता में कमी आई, जल प्रदूषण बढ़ा, भूजल का अधिक दोहन होने लगा। ये हानि है किसका? हरित क्रांति का। अब है गैर कृषि गतिविधियां। गैर कृषि गतिविधियां, पालमपुर में कृषि के अलावा भी लोग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे डेयरी, लघु उद्योग, दुकानदारी, परिवहन, बढ़ईगिरी, सिलाई, कढ़ाई, ये सभी गैर कृषि कार्य हैं। गैर कृषि कार्य मतलब जो कृषि से होने वाले कार्य हैं उसको छोड़ दिया जाए तो जो बाकी के कार्य हैं वो सभी गैर कृषि कार्य हो गए। अब इसका महत्व क्या है? अतिरिक्त आय, रोजगार के अवसर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। ये गैर कृषि गतिविधि से ये सारे इसके महत्व हैं। अतिरिक्त आय, रोजगार के अवसर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। अब है डेयरी एवं पशुपालन। डेयरी एवं पशुपालन की बात किया जाए तो कई परिवार गाय एवं भैंस पालते हैं। बिल्कुल। दूध सहकारी समितियों को बेचा जाता है। बिल्कुल। हम सेंटर में बोलते हैं ना कि दूध जो है सेंटर में पहुंचा दिए, तो यही सहकारी समिति को बेचा जाता है।
पशुपालन किसानों की अतिरिक्त आय का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल, दिन भर कार्य करके आए खेतों में और शाम में जो हम पशुपालन कर रहे हैं उसे दूध निकाल करके हम सहकारी समिति में बेच आए, तो वहां से कहीं ना कहीं अतिरिक्त आय होता है। अब इसके लाभ देखते हैं, डेयरी एवं पशुपालन के लाभ। तो नियमित आय मिल गया, रोजगार हो गया, दूध एवं दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता होगी, कृषि के साथ सहायक व्यवसाय भी हो गया। अब है हमारा लघु उद्योग एवं दुकानदारी। लघु उद्योग एवं दुकानदारी, लघु उद्योग की बात किया जाए तो जैसे गुड़ बनाना, ये हो गया लघु उद्योग। बुनाई करना लघु उद्योग, हस्तशिल्प लघु उद्योग, छोटे घरेलू उद्योग, ये सब भी हो गया लघु उद्योग। जैसे यहाँ एक छोटा सा चित्र दिया गया, देखिए ये जो है गुड़ बनाने की प्रोसेस है। ये गन्ना है, फिर रस निकाला गया, फिर आग पे गर्म किया गया, फिर उसको ठंडा किया गया, तो इससे गुड़ बन जाता है। अब है दुकानदारी, किराना दुकान, कृषि उपकरण, खाद बीज की दुकान, ये सभी जो है क्या आ गया, दुकानदारी में आ गया। अब है, अब इसका महत्व क्या है, तो महत्व हो गया हमारा रोजगार बढ़ता है, बिल्कुल, ग्रामीण आय बढ़ती है, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये जो है लघु उद्योग एवं दुकानदारी का महत्व है, क्या है, रोजगार बढ़ता है, ग्रामीण आय बढ़ती है, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वह परिवहन एवं अन्य सेवाएं, परिवहन एवं अन्य सेवाएं। पालमपुर में कुछ लोग बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ऑटो एवं अन्य वाहनों द्वारा परिवहन का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है ट्रैक्टर का चित्र। अब परिवहन से किसान अपनी उपज बाजार तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, परिवहन अगर ना हो तो फिर अनाज को गांव से मार्केट तक पहुंचाने में काफी कठिनाई होगी। इससे व्यापार एवं आय दोनों बढ़ते हैं। बिल्कुल, जब हम गांव से मार्केट में सामान ला करके बेचते हैं, व्यापार बढ़ता है, और उससे जब बेचते हैं तो उससे पैसा आता है, तो आय बढ़ते हैं। अब अध्याय की कुछ मुख्य बिंदु जो है इसमें देखते हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय है, यानी पालमपुर का। उत्पादन के 4 घटक भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम है। आधुनिक खेती से उत्पादन बढ़ता है। गैर कृषि गतिविधियां ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह योगदान है। अब है छोटे एवं बड़े किसान। क्या है, छोटे एवं बड़े किसान। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे किसानों की। छोटे किसानों की कम भूमि, छोटे किसान है तो बिल्कुल इसके पास भूमि क्या है, कम होगा, उत्पादन भी कम, जब जमीन ही कम है तो उत्पादन ही कम होगा। कई बार खेतों के लिए ऋण लेना पड़ता है, बिल्कुल इसके पास पैसा नहीं होता है, किसी दूसरे से कभी कभार ऋण लेना पड़ता है, उसके बाद खेती होता है। आय सीमित होने के कारण आधुनिक तकनीक अपनाना कठिन होता है। बिल्कुल, अब मान लीजिए आधुनिक तकनीक, ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर में भी हमको 10 लाख रुपया लगता है और इसके पास जो है 50,000 रुपया का ही कैपेसिटी है, तो कहाँ से ये आदमी 10 लाख का ट्रैक्टर ले पाएगा। तो आधुनिक तकनीक से कहीं ना कहीं वो दूर रहेंगे। अब है बड़े किसान, इसके पास अधिक भूमि होता है, आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं, अधिक उत्पादन एवं अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, जब आधुनिक सारा चीज वो इस्तेमाल कर रहा है तो उत्पादन भी अधिक करेगा और लाभ भी अधिक कमाएगा। अतिरिक्त आय का निवेश अन्य व्यवसाय में भी करते हैं। अब है निष्कर्ष क्या निकलता है छोटे एवं बड़े किसानों की भूमि, पूंजी और संसाधनों की उपलब्धता के कारण छोटे और बड़े किसानों की आर्थिक स्थिति में अंतर होता है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 2 डबल स्टार लगाइए आप। भूमि, पूंजी और संसाधनों की उपलब्धता के कारण छोटे और बड़े किसानों की आर्थिक स्थिति में अंतर होता है। बिल्कुल, बड़े किसानों के पास ट्रैक्टर है, इन छोटे किसानों के पास बेचारे के पास कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है किसानों की प्रमुख समस्या। किसानों की प्रमुख समस्या की बात किया जाए तो भूमि का छोटा आकार, सिंचाई की कमी, महंगे बीज एवं उर्वरक, ऋण की समस्या, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि, फसलों का उचित मूल्य न मिलना, भंडारण एवं परिवहन की कमी, ये किसानों की प्रमुख समस्याएं हैं। अब इसका समाधान कैसे निकलेगा, समाधान को आइए देखते हैं। तो समाधान है आधुनिक तकनीक का उपयोग करना। ये हमारा वर्तमान का आधुनिक तकनीक है, जो सिंचाई का जो है तकनीक है। सिंचाई की सुविधा का विकास करना, सरकारी सहायता एवं ऋण, सरकारी सहायता मिलना चाहिए और कर्ज भी मिलना चाहिए, ये समाधान है किसानों के लिए। कृषि बीमा होना चाहिए, बेहतर बाजार व्यवस्था होना चाहिए, ये किसानों की प्रमुख समस्याएं हैं और उसका समाधान है। रोजगार एवं ग्रामीण विकास। अब आ गए हम किस पे, रोजगार एवं ग्रामीण विकास पर। कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख स्रोत है। कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख स्रोत है। डेयरी, लघु उद्योग, दुकानदारी एवं परिवहन से अतिरिक्त रोजगार मिलता है। बिल्कुल,
किससे? डेयरी से, लघु उद्योग से, दुकानदारी से, परिवहन से अतिरिक्त रोजगार मिलता है। शिक्षा एवं कौशल विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। बिल्कुल, जब आपके पास एजुकेशन होगा, स्किल होगा, उससे क्या होगा? रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीण विकास के लिए कृषि एवं गैर कृषि दोनों क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। ग्रामीण अगर विकास चाहते हैं तो कृषि एवं गैर कृषि दोनों क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। अब देखते हैं महत्व को। महत्व में क्या? आय में वृद्धि हो गया, गरीबी में कमी आएगा। बिल्कुल, जैसे ही आय में वृद्धि होगा, रुपया आपके पास बढ़ेगा तो गरीबी कमेगा, स्वाभाविक है। जीवन स्तर में सुधार आएगा, सही बात है। रहन सहन आपका जो है लाइफ स्टाइल बदलना शुरू हो जाएगा जब पैसा रहेगा। गांव का समग्र विकास होगा, जब धीरे धीरे आप डेवलप होंगे तो गांव का भी विकास होगा ही। अब है अध्याय का सारांश। अध्याय का सारांश बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये आपके लिए मैं बनाता हूँ। तो चलिए, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। अब है अध्याय का सारांश। तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। बिल्कुल, क्या है? पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। उत्पादन के 4 कारक हैं। एक हो गया भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा उद्यम। आधुनिक खेती से उत्पादन बढ़ता है। बहुफसल प्रणाली से भूमि का बेहतर उपयोग होता है। गैर कृषि गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। बिल्कुल, छोटे एवं बड़े किसानों की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। इसको नोट डाउन करेंगे। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।